हेलो बच्चा लोग, चैप्टर चल रहा था आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो टॉपिक अपन लोगों ने लिया था उस टॉपिक का नाम था आपका इलेक्ट्रोलिसिस। कल का टाइम मैंने आप लोगों को दिया इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए, क्या है इलेक्ट्रोलिसिस को समझने के लिए। आज हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस को फिनिश करेंगे कि एक्चुअल में इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस क्या है। तो जो परसों का आपका इलेक्ट्रोलिसिस वाला वीडियो है उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ आज। ध्यान दीजिए थोड़ा सा इसके ऊपर। एक्चुअल में क्या था इलेक्ट्रोलिसिस, एक बार रिवाइज करा दूंगा आपको। इलेक्ट्रोलिसिस का तात्पर्य केवल इतना सा था, ऐसी प्रोसेस जो अपने आप संपन्न ना हो रही हो उनको संपन्न कराने के लिए आप लोग इलेक्ट्रोलिसिस का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए आपको एक सेल चाहिए, सेल में आपको इलेक्ट्रोड चाहिए और आपको इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट दो कंडीशन में हो सकता है, या तो वो एक्वा सोल्यूशन हो सकता है या मेल्टन कंडीशन में हो सकता है। दो टाइप्स के इलेक्ट्रोड यूज़ करे जाते हैं, एक कैथोड यूज़ करा जाता है, एक एनोड यूज़ करा जाता है। इसके अलावा एक बैटरी चाहिए जिस बैटरी के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है, फिर मैंने आपको वहाँ पे मेल्टन कंडीशन में बताया था क्या होने वाला है। जैसे एक बार फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ। मान लीजिए आपसे कहा जाए NaCl चल रहा है, वो भी कैसी कंडीशन है, आपका मेल्ट है ये NaCl, गलित अवस्था में NaCl है। और आपसे कहा जाए बताइए अगर ये गलित अवस्था में चल रहा है तो क्या होने वाला है, यानी क्या बनेगा। ठीक है, कैथोड पर क्या बनेगा, एनोड पर क्या बनेगा। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कैथोड पर हमेशा रिडक्शन प्रोसेस होती है, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन प्रोसेस संपन्न होती है। देखिए क्या होने वाला है। सबसे पहले NaCl टूटा और NaCl ने टूट कर Na+ और Cl- दे दिया। एक कैटायन बन गया, एक एनायन बन गया। ये बात मैंने आपसे पहले भी बोला था, एक बार फिर आपको डायग्राम से बता देता हूँ। सपोज दैट ये आपका कोई सेल है, इसमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, विद्युत अपघट्टी सेल है। इसमें आपने ये लगा रखा है कैथोड, ये लगा दिया एनोड। मैं इसको कैथोड बनाए दे रहा हूँ, मैं इसको एनोड बनाए दे रहा हूँ। और मैंने यहाँ पे क्या करा, एक बैटरी लगा दिया। यहाँ पे आपका सोल्यूशन भरा हुआ है। कौन सा सोल्यूशन भरा है, दैट इज़ मेल्ट NaCl सोल्यूशन मैंने यहाँ पे भर रखा है। ओके, तो यहाँ पर जो Na आयन होंगे वो Na आयन किधर को मूव करेंगे, ये मूव करेंगे कैथोड की ओर। यहाँ पे जो Cl- आयन होंगे ये मूव करेंगे एनोड की ओर, क्योंकि अपोजिट चार्ज की ओर अट्रैक्शन होता है। दो ही प्रकार के आयन है, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। तो कैथोड पे क्या होगा, ध्यान दीजिए। कैथोड पर होता है रिडक्शन प्रोसेस। Na पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा Na में और कैथोड पे जाकर चिपक जाएगा। ठीक है, इधर आइए, दूसरा था एनोड। एनोड पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस संपन्न होते हैं। Cl- जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या करेगा, Cl बनाएगा और दो Cl आपस में मिलके Cl2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी अगर आपने सोडियम क्लोराइड का गलित विलयन लिया है, मेल्ट सॉल्यूशन लिया है, उस कंडीशन में कैथोड पर आपको सोडियम प्राप्त हो जाएगा और एनोड पर क्लोरीन गैस निकल जाएगी। एनोड पर क्लोरीन गैस निकल जाएगी। ये तब था जब आपका गलित विलयन हो। गलित विलयन में कोई टेंशन नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि सीधा सा कॉन्सेप्ट है वहाँ पर क्या, दो ही प्रकार के आयन हैं, एक कैटायन है और एक एनायन है। तो एक कैटायन कैथोड या एनोड की कहीं भी जाके अपने विपरीत वाले पे जाके शिफ्ट हो जाता है। इसमें कोई टेंशन नहीं होती। टेंशन क्रिएट कहाँ होती है, इस चीज़ को समझो आप। या तो वो दो इलेक्ट्रोलाइट्स को मिला दे आपस में, तब टेंशन क्रिएट होगी, या फिर वो उसका एक्वा सोल्यूशन ले ले तो टेंशन क्रिएट होगी। अब देखिए क्या होने वाला है, इस चीज़ को समझो आप। अब आपको मज़ा आएगा, समझिए थोड़ा सा इसको, मज़ा आएगा। देखिए आपके पास में है NaCl का एक्वा सोल्यूशन। NaCl का एक्वा सोल्यूशन आपके पास में है। अब अगर NaCl एक्वा सोल्यूशन होगा तो आपके पास में एक तो ये आयन होंगे, Na+ Cl- होगा, और आपके पास में होगा H+ और OH-, H2O, और H2O किस में देगा कन्वर्ट होके, H+ और OH-। यानी अब उस सोल्यूशन के अंदर दो आयन और बढ़ गए, H+ बढ़ गया और OH- बढ़ गया। यानी कैथोड की ओर जाने वाले अब दो आयन हैं आपके पास, Na+ और H+। एनोड की ओर जाने वाले भी दो आयन हैं आपके पास में, Cl- और OH-। ये मैंने बात करा इससे प्रीवियस वीडियो में कि
क्या करना है हमको, डिस्चार्ज करना है। और डिस्चार्ज की जो पोटेंशियल चाहिए उसी पोटेंशियल को नाम दिया था हम लोगों ने क्या, डिस्चार्जिंग पोटेंशियल कहा था उसको हम लोगों ने। क्या कहा था हम लोगों ने, डिस्चार्जिंग पोटेंशियल कहा था। मैंने कहा था कि जिसका डिस्चार्जिंग पोटेंशियल कम होता है वो बहुत जल्दी जाके डिस्चार्ज हो जाएगा, अपने स्थान पर चला जाएगा। ठीक है बात। तो हमको ये कैसे पता चलेगा कि किसका डिस्चार्जिंग पोटेंशियल कम होता है और किसका डिस्चार्जिंग पोटेंशियल ज़्यादा होता है। अब कहानी यहाँ पर है। ये बात तो पता चल गई कि दोनों जो आयन हैं Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव चलेंगे आपके किसकी ओर, कैथोड की ओर, और जो आपके नेगेटिव वाले एनायन चल रहे हैं वो किस ओर जाएंगे, एनोड की ओर। लेकिन कौन डिस्चार्ज हो जाएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि कौन डिस्चार्ज हो जाएगा। इस पर थोड़ा सा आप फोकस करो कि एक्चुअल में डिस्चार्ज कौन होने वाला है। अब ध्यान दीजिए क्या होगा, Cl माइनस और OH माइनस, ध्यान देना इसमें, Cl माइनस और OH माइनस, इन दोनों में डिस्चार्जिंग पोटेंशियल OH का ज़्यादा होता है, Cl का कम होता है। मैं आपको बताऊंगा याद कैसे करना है, आप टेंशन मत लो इस बात का। Cl का डिस्चार्जिंग पोटेंशियल कम है, OH का ज़्यादा, यानी डिस्चार्ज कौन होगा जाके, Cl होगा। चलिए मैं आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, आप कहीं कॉपी पे इसको नोट कर लेना। क्या, SO4 नेगेटिव बहुत ज़बरदस्त डिस्चार्जिंग पोटेंशियल चाहिए, इतनी आसानी से डिस्चार्ज होता नहीं। दो बातें आप याद करना है यहाँ पे, ठीक है। नाइट्रेट के लिए उससे थोड़ा सा कम चाहिए, नाइट्रेट की बाद में OH के लिए और कम चाहिए, एसीटेट के लिए और कम चाहिए, क्लोराइड के लिए और कम, ब्रोमाइड के लिए और कम, आयोडाइड के लिए और कम। ये कुछ इम्पॉर्टेंट एनायन हैं आपके पास जो आपको पता होना चाहिए। सीरीज़ का आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए मैं अलग से बता दे रहा हूँ। अब इस सीरीज़ के अकॉर्डिंग काम करते हैं। यहाँ पे देखिए आप पे दो प्रकार के हैं, Cl माइनस है, OH नेगेटिव है, ठीक है। अब इन दोनों में दौड़ लगी, दौड़ में जीता कौन, जो कम वाला था। कम वाला कौन, देखिए OH चल रहा है यहाँ पे, Cl चल रहा है यहाँ पे, तो कौन जीत जाएगा, Cl जीत जाएगा। और जब Cl जीत जाएगा तो Cl क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करके क्या बना देगा, Cl2 गैस। और ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है तो कहाँ संपन्न हुआ होगा, एनोड पर। मैं फिर बताता हूँ, ध्यान दीजिए। जिसका डिस्चार्जिंग पोटेंशियल कम होता है, कम किसका है ये मैंने लिख दिया, जिसका डिस्चार्जिंग पोटेंशियल कम होता है वो जल्दी डिस्चार्ज। मैं इसके आपको दो कॉन्सेप्ट बताऊंगा, दो कॉन्सेप्ट, आपको जो अच्छा लगे आप वो रख लेना, ठीक है। तो डिस्चार्जिंग पोटेंशियल Cl का कम होता है, इसलिए Cl जाके डिस्चार्ज हो गया। और OH नेगेटिव कहाँ है, OH नेगेटिव इस समय कहाँ है, ये OH नेगेटिव सोल्यूशन में है, ठीक है। अब बारी आई किसकी, अब बारी आई Na पॉजिटिव की और H पॉजिटिव की। इन दोनों में कौन जाएगा, ये कहाँ से पता चलता है। इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का एक वीडियो अलग से लूँगा, आप चिंता मत करो उसका। लेकिन यहाँ पर चूँकि इलेक्ट्रोलिसिस चल रहा है इसलिए थोड़ा सा ECS आपको पता होना चाहिए, तो मैं भी बताता हूँ। फिलहाल आप इसको समझ लीजिए कि Na और H के कंपेरिजन में H चला जाता है, H चला जाता है, तो कैथोड पर क्या होने वाला है, ध्यान दीजिए। तो कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर H प्लस था, उसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को लिया और क्या बना दिया, H2 गैस बना दिया। सोडियम और हाइड्रोजन की तुलना में हाइड्रोजन चला जाता है, हाइड्रोजन के लिए डिस्चार्जिंग पोटेंशियल कम चाहिए, तो हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो बचेगा कौन। अब सॉल्यूशन में क्या बचा, एक तो OH बचा हुआ है और एक क्या बचा हुआ है, Na बचा हुआ है। एनोड पर क्लोरीन रिलीज हो गई, कैथोड पर हाइड्रोजन रिलीज हो गई। सॉल्यूशन में क्या बचा है, Na और OH, और ये Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव सॉल्यूशन में क्या बना लेंगे, NaOH। यानी अगर आपने NaCl का जलीय विलयन ले लिया, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, यदि आपने NaCl का जलीय विलयन ले लिया तो विलयन में NaOH बचेगा और कैथोड और एनोड पर क्या होने वाला है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगी। अब आपके दिमाग में केवल एक क्वेश्चन इस समय चल रहा होगा बढ़िया कि सर 4-5 अगर आयन हैं तो हमको कैसे पता चलेगा कौन जाकर डिस्चार्ज होगा। एक बात तो तय है कि डिस्चार्ज एक ही हो रहा है, हाँ कर सकते हो आप, दूसरा भी मना नहीं कर रहा मैं, लेकिन सबसे पहले वही डिस्चार्ज हो जाएगा जिसका पोटेंशियल कम होगा।
तो एक क्वेश्चन तो आपके दिमाग में चल रहा है कि किसका डिस्चार्जिंग पोटेंशियल कम है, ये हमको कैसे पता चलेगा। दूसरी बात आपके दिमाग में चल रहा है कि जो ECS चल रहा है, ECS मैंने बताया नेगेटिव वाले तो अब यहाँ से छांट लो, पॉजिटिव वाले के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं हम क्या ECS, तो थोड़ा ECS का हिंट दे देता हूँ, फिर हम लोग बहुत सारे सवाल यहाँ पे फिनिश करेंगे ताकि आपको पढ़ना और आसान हो जाए और आप बता पाओ कि कैथोड और एनोड पे निकलने वाला प्रोडक्ट एक्चुअल में है क्या, इसको आप थोड़ा सा समझो। ठीक है बात, ये ऑब्जेक्टिव बनाते हैं बहुत सारे, थ्योरेटिकल इसमें से कुछ नहीं आता, इसके ऑब्जेक्टिव बहुत बनते हैं। तो मैं एक सीरीज लिख रहा हूँ, सीरीज को थोड़ा सा आप समझने का कोशिश करो, ठीक है ना। ECS में अलग से ले लूँगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ECS को आप समझने का कोशिश करो, ठीक। ECS की शुरुआत होती है Li से, ध्यान देना इस बात पे। ECS की शुरुआत देखिए, ECS यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। मैं आपको कुछ सेलेक्टेड एलिमेंट्स यहाँ पे लिखा रहा हूँ, सारे एलिमेंट नहीं लिखा रहा मैं आपको, कुछ सेलेक्टेड ही एलिमेंट्स में आप लोगों को लिखा रहा हूँ। आप लोगों ने भी कुछ सेलेक्टेड एलिमेंट्स ही याद करने, सब याद मत कीजिए। देखिए Li, और मैं आपको बता दूँ ये सीरीज़ है वो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यानी मानक अपचयन विभव। क्या होता है मैं बता दूंगा, मानक अपचयन विभव। पूरी सीरीज जो बनी हुई है, ये पूरी सीरीज अपचयन विभव के आधार पर बनी हुई है, ठीक है। किसके आधार पर बनी हुई है, अपचयन विभव के आधार पर पूरी सीरीज को बनाया गया है। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, पूरी सीरीज को अपचयन विभव के आधार पर बनाया गया है। अपचयन विभव क्या है ये हम थोड़ी देर में बात करेंगे। रिएक्शंस में अपचयन होता है, तो Li पॉजिटिव था, उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया और कन्वर्ट हो गया Li में। आप चेक कीजिए ये रिडक्शन रिएक्शन है। इसके लिए जो वैल्यू आई थी वो आई थी माइनस का 3.04। आपको याद नहीं करना, याद नहीं करना आपको। देखिए इसका इतना ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू क्यों आया, इसका अपचयन विभव इतना कम क्यों आ रहा है यार। सीधी सी बात है, जो अपचयन कराना ही नहीं चाहता अपना, आप उसका ज़बरदस्ती अपचयन कराए पड़े हो तो नेगेटिव तो आएगी वैल्यू। अरे कोई खुशी से करे तो वो का मान पॉजिटिव होता है, ज़बरदस्ती करा रहे हो तो सब नेगेटिव में तो हो जाएगा, सीधी सी बात है। देखो Li पॉजिटिव का मतलब क्या था, Li के बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, Li एक इलेक्ट्रॉन त्याग के हीलियम की संरचना बनाता है, और उसने क्या करा, फटाफट अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल के, आप कहो कि साहब ऑक्सीकरण विभव तो बहुत ज़बरदस्त होता है। क्यों, क्योंकि वो चाहता है कैसे भी करके मेरा इलेक्ट्रॉन चला जाए, बहुत आसानी से त्याग देता है। लेकिन जैसे तैसे उसने इलेक्ट्रॉन त्यागा, त्यागने के बाद उसने बनाया Li पॉजिटिव। अब Li पॉजिटिव के रूप में जब वो स्थायी रूप से रह रहा था, आप तुरंत आ गए कि भैया तू अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले, तो ये Li के रूप में वापस जाना पड़ेगा। वो क्या पागल है क्या, वो नहीं जाएगा, क्योंकि उसे पता है Li उसका अनस्टेबल कंडीशन है, जबकि Li पॉजिटिव में वो स्टेबल है। तो वो Li पॉजिटिव के रूप में रहना चाहेगा, Li के रूप में कभी रहना नहीं चाहेगा। इसीलिए इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है, ये अपना रिडक्शन कभी कराना नहीं चाहता, ठीक है बात। तो ध्यान दीजिए अब क्या होगा, इसके आगे के एलिमेंट्स में लिख रहा हूँ, ध्यान देना। Li के बाद में K के बाद में Ba ले लीजिए आप, फिर Sr, फिर Ca, Na, Mg, Al, ठीक है, Mn, Zn, Cr, फिर Fe, Cd, Co, Ni आ रही है इस समय, Ni, उसके बाद में Sn, Pb, H में नीचे और नहीं लिख रहा हूँ, उधर लिख दे रहा हूँ। उसके बाद में Cu, Hg, Ag, Pt, Au। केवल हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो मैंने सब मोस्टली आपका सब मेटल्स का यूज़ किया है। और ध्यान दीजिए हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 0.00 प्लस माइनस होता है। हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 0.00 प्लस माइनस। इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक सब में नेगेटिव वैल्यू चल रही है। और यहाँ पे आके जो ये एलिमेंट्स बच रहे हैं इनका वैल्यू पॉजिटिव हो जाता है, ये वैल्यू पॉजिटिव में चलता चला जाता है। मैंने मेटल्स यूज़ करे, लेकिन एक बात आप लोग याद रखना, मैंने भले ही मेटल्स यूज़ करे, एक बात आप याद रखना, फ्लोरीन जो होता है F, उसका अपचयन विभव सबसे ज़्यादा होता है। कोई अगर ऐसी पूछ ले कभी तो याद रखना, फ्लोरीन का वही कॉमन सेंस की बात है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण वो फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन
सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, मज़े में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो कॉमन सेंस की बात तो उसका अपचयन विभव ज़्यादा ही होगा। ठीक है बात। अब ये सीरीज मैंने लिखा हुआ है, ठीक है बात। निगेटिव से पॉजिटिव चला, यानी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ते चले जा रहे। अब हम लोग बहुत सारे सवाल करने जा रहे हैं, ध्यान देना आप इस चीज़ पे, ठीक है। और यहाँ पे वही दोबारा से वही जो सीरीज मैंने बनाई थी वो दोबारा लिख दे रहा हूँ, आपको हेल्प होगी उससे। NO3 माइनस, OH ले लीजिए, एसीटेट ले लीजिए। मैंने केवल इंपॉर्टेंट उठाए हैं। I माइनस, नहीं गलत हो रहा है। उसके बाद में आ जाएगा Cl माइनस, Br माइनस और फिर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन माइनस, ये मैंने लिख दिए, ठीक है। यानी ये डिस्चार्जिंग पोटेंशियल का सीक्वेंस हो गया। और याद रखना आप, I माइनस कन्वर्ट होता है I2 में, Br कन्वर्ट होता है Br2 में, ये Cl2 में, यहाँ से CO2 बनेगी, यहाँ से बनता है क्या, H2O प्लस हाफ O2, H2O प्लस हाफ O2, ये बनेगा NO2, ये बनेगा SO2। इसको आप लोग याद रखना थोड़ा सा, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। सपोज दैट कॉपर सल्फेट आ गया, वो भी किस रूप में, एक्व सॉल्यूशन, और आपसे कहा जाए बताइए। मैं 3 क्वेश्चन डालता हूँ यहाँ पे, और ध्यान रखिए इसके साथ में लिए हम लोगों ने क्या, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिए हुए हैं, इसको भी ध्यान रखना आप लोग। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड चल रहे हैं, निष्क्रिय इलेक्ट्रोड चल रहे हैं। एक्टिव इलेक्ट्रोड्स आएंगे कंडीशन चेंज हो जाएगा। तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स के आने के बाद के कंडीशन देखते हैं क्या हो रहा है सोल्यूशन में, इस पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले CuSO4 कन्वर्ट हो गया Cu+2 में, SO4 -2 में। H2O कन्वर्ट हो गया H प्लस में, OH माइनस में, ठीक है। ये हो गए आपके पास में। चलिए इधर लिख दीजिए कैथोड, इधर लिख दीजिए आप एनोड। कैथोड पे निगेटिव वाला है, निगेटिव वाले पे रिडक्शन होता है, रिडक्शन के लिए कौन जाएगा, पॉजिटिव वाला। और पॉजिटिव वाला कौन है आपके पास में, H प्लस है, और H प्लस के साथ कौन है, Cu+2। ये 2 आयन आपके पहुंच गए कैथोड के पास में टहलते हुए। भैया मेरा ऑप्शन कर दो, भैया मेरा ऑप्शन कर दो। कैथोड नेगेटिव वाला, एनोड आपका पॉजिटिव वाला। नेगेटिव पे पॉजिटिव वाले पहुंच गए, और एनोड पे कौन पहुंच गया, एनोड पे जाएंगे नेगेटिव वाले। SO4 माइनस माइनस चला गया और OH माइनस चला गया, ठीक है। ध्यान देना थोड़ा सा आप। अब इन दोनों में कौन पहले पहुँच के अपने आप को अस्तित्वहीन कर देगा, भैया मुझे समर्पण कर दिया मैंने, मैं पूरी तरीके से आपका हो गया। ध्यान दीजिए, ये एक सीरीज़ बनी हुई है, सीरीज बनी हुई है। और सीरीज में जैसे जैसे आप नीचे जाते हो, अगर मैं डिस्चार्जिंग पोटेंशियल की बात करूं तो नीचे जाने पर डिस्चार्जिंग पोटेंशियल की वैल्यू कम हो जाता है। यानी जो नीचे वाला है ECS के अनुसार, जो नीचे वाला है उसका रिडक्शन जल्दी होता है अपेक्षाकृत ऊपर वाले के। और एक लाइन बोल रहा हूँ, उस लाइन को ध्यान रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ मैं, इसके बारे में अलग से बात करूँगा। फिर कह रहा हूँ कि जिसका अपचयन विभव जितना अधिक होगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट करो इसको, जिसका अपचयन विभव जितना अधिक होगा कैथोड पर, उसका अपचयन सबसे पहले होगा, ठीक है। यानी जिसका SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अधिकतम होता है, ठीक है, उसका कैथोड पर क्या होता है, सबसे पहले रिडक्शन यानी अपचयन हो जाता है। जिसका SRP अधिकतम होगा उसका रिडक्शन सबसे पहले हो जाएगा, कहाँ पे, कैथोड पर। और जिसका SRP कम होता है, जिसका SRP कम होता है एनोड पर, उसका ऑक्सीडेशन होता है। 2 लाइनें याद कर लीजिए। जिसका SRP अधिकतम होगा, ऊपर से नीचे आने पे SRP बढ़ रहा है, जिसका SRP अधिकतम होता है कैथोड पर, उसका अपचयन शीघ्रता से होता है। जिसका SRP अधिकतम होता है कैथोड पर, उसका अपचयन शीघ्रता से होता है। जिसका SRP न्यूनतम होता है उसका एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। खैर छोड़िए, मैंने बोला था डिस्चार्जिंग पोटेंशियल ऊपर से नीचे जाते घटते हैं, तो हाइड्रोजन और कॉपर में नीचे कौन है, देखिए हाइड्रोजन ये रखा है, कॉपर। अब आप ये मत कहना कि साहब हाइड्रोजन तो नीचे है कॉपर ऊपर है, ये पूरा इसी के नीचे लगी हुई है सीरीज, इतना तो समझो भाई। तो यानी हाइड्रोजन के नीचे कॉपर, यानी डिस्चार्ज कौन हो जाएगा, कॉपर डिस्चार्ज हो जाएगा। और कॉपर डिस्चार्ज हो जाएगा तो क्या होगा, कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट हो जाएगा
कॉपर मेटल में, काय पे, कैथोड पर, यानी कैथोड पर जाकर कॉपर मेटल डिपॉजिट हो जाएगा। ये रिएक्शन हो रहा है काय पे, कैथोड पर। ये रिएक्शन कहाँ हो गया, कैथोड पर। कैथोड पर कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। अब आइए एनोड पर। एनोड पर चल रहा है SO4 और OH। ध्यान दीजिए, SO4 यहाँ है, OH यहाँ है, यानी आसानी से कौन चला जाएगा, OH चला जाएगा। और OH कन्वर्ट हो गया, OH ने कन्वर्ट होकर क्या दे दिया, हाफ O2 दे दिया, H2O निकाल दिया, H2O निकाल दिया। यानी ये काम हो गया काय पे, एनोड पर। यानी एनोड पर ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो जाएगी। अब सोल्यूशन में क्या बचा, H पॉजिटिव बचा है, SO4 नेगेटिव बचा है, और ये आपस में मिलके क्या बना देंगे, H2SO4 बना देंगे। अब बात समझ में आई कि यदि आपने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले रखा है एक्वस, तो एक्वस सोल्यूशन लेने के बाद कैथोड पर कॉपर चला जाएगा, एनोड पर ऑक्सीजन चला जाएगा, और सोल्यूशन जो है वो H2SO4 रह जाएगा। यानी सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, बशर्ते आप लोगों ने कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लिया हो। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लिया हो तो क्या होने वाला है, विलयन में H2SO4 रह जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। और देखिए एक दो एग्जाम्पल आपको और बताता हूँ तो और क्लियर हो जाएगा। देखिए ज़रा, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं बढ़िया सा, NaCl को जो एग्जाम्पल लिया था उसको दोबारा लेते हैं। तो ध्यान दीजिए आप पे क्या है, अब है आप पे NaCl, वो भी कैसा, एक्वस। तो ध्यान दीजिए आप पे Na+ मौजूद है, H+ मौजूद है, इधर Cl- है आपके पास, OH- है। तो ध्यान दीजिए Na ऊपर है, H नीचे है। देखिए Na यहाँ है, H यहाँ है, यानी कौन चला जाएगा, H चला जाएगा। H चला जाएगा तो किस रूप में जाएगा, 2H लेगा 2 इलेक्ट्रॉनों को और कन्वर्ट हो जाएगा किस में, H2 गैस के रूप में। H2 गैस बन गया। ये रिएक्शन कहाँ हो रही है, कैथोड पर, क्योंकि ये रिडक्शन प्रोसेस है, यानी कैथोड पर हाइड्रोजन निकल जाएगा। इधर आइए, Cl और OH, OH यहाँ है, Cl यहाँ है, कौन आसानी से चला जाएगा, Cl चला जाएगा आसानी से। और Cl चला जाएगा तो Cl क्या करेगा, Cl बना लेगा Cl2, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। ये हो गया, एनोड पर Cl2 निकल जाएगी, कैथोड पर हाइड्रोजन निकल जाएगी, और सोल्यूशन में क्या बचेगा, सोल्यूशन में बचेगा Na+ OH-, यानी सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक नेचर का हो जाएगा। सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक नेचर का। अब ध्यान देने वाली बात है, एक क्वेश्चन याद आ रहा है मुझे, बता दे रहा हूँ मैं आपको। देखिए अगर आप NaCl का सोल्यूशन देखें तो NaCl का सोल्यूशन नेचर में न्यूट्रल होता है, क्योंकि सोल्यूशन में NaOH और HCl बन जाते हैं, वो न्यूट्रल होता है। लेकिन जैसे ही आपने NaCl सोल्यूशन में करंट पास करा दिया, उसको करंट लगा दिया, तो करंट लगते ही क्या हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, बेसिक के रूप में। यानी सोल्यूशन का नेचर कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। ठीक है, और देखिए एक जो एग्जाम्पल आपको और बताता हूँ, बड़ा ज़बरदस्त प्रोसेस है बेटा, आप लोग समझने का कोशिश करो इसको। मान लीजिए अब आपने ले लिया इसकी जगह पे AgNO3, तो देखिए क्या होगा, आप पे Ag+ है और H+ है, एक्वस चल रहा है, और आप पे क्या है, NO3- और OH-। तो Ag+ चला गया Ag के रूप में, क्योंकि इन दोनों में Ag चला जाएगा, Ag नीचे है, इन दोनों में कौन चला जाएगा, OH चला जाएगा। सोल्यूशन में क्या बचेगा, HNO3। कैथोड पर सिल्वर प्राप्त हो जाएगा और एनोड पर क्या प्राप्त हो जाएगा, ऑक्सीजन प्राप्त हो जाएगा, और सोल्यूशन कैसा रह जाएगा, एसिडिक रह जाएगा, HNO3 बन जाएगा। ठीक है बात। एक बात और बताता हूँ, उसको ध्यान दीजिए। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप कर सकते हो आराम से। एक बात ध्यान दीजिए, देखिए H2O एक ऐसा सॉल्वेंट है जो या जिसका ऑक्सीजन और अपचयन दोनों हो जाते हैं, यानी ये कैथोड पर जाकर अपचयित भी हो सकता है, ये एनोड पर जाकर ऑक्सीकृत भी हो सकता है। ध्यान देना, अब इस चीज़ बहुत शानदार बता रहा हूँ। अब जो बता रहा हूँ वो स्टैंडर्ड कंडीशन है, ये था, इसे कहना चाहिए देसी जुगाड़। ये अब जो बता रहा हूँ वो स्टैंडर्ड कंडीशन है, ध्यान दीजिए। H2O का ऑक्सीडेशन भी हो जाता है, H2O का रिडक्शन भी हो जाता है। अब ध्यान दीजिए, जब H2O का ऑक्सीडेशन होता है, H2O का ऑक्सीडेशन होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है O2 में, और H2O का जब रिडक्शन होता है तो H2O कन्वर्ट होता है H2 में। ये कब है, जब ऑक्सीडेशन होगा,
ये कब है, जब रिडक्शन हो। रिएक्शन को बैलेंस करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए कैसे बैलेंस करें। ऑक्सीजन दो चीज़ तो आपको दो करने पड़ेंगे। यहाँ पे क्या होगा, 4H पॉजिटिव हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज़ होंगे। ये बेसिक है आपकी किसकी, जब H2O का ऑक्सीडेशन होता है तो O2 बनता है, 4H निकल, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होते हैं। कॉमन सेंस की बात है, किसी का ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा। यहाँ पे चेक करिए, ऑक्सीजन चल रहा है आपका यहाँ पे, और आप वैसे भी देखिए चार्ज भी देखिए, चार्ज +4 -4 हिसाब किताब बराबर, इधर 0 चल रहा है, इधर 0 बैलेंस हो गया। ये बेसिक है, इस पर ध्यान दीजिए। H2 निकल दिया, एक O बच रहा है। एक O से आप क्या करोगे, एक O से कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे क्या बनाते हैं हम लोग, H2 के साथ में OH नेगेटिव बना देते हैं। OH नेगेटिव आपको बैलेंस करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए 2H2 ले लिए, 4H हो रहे हैं, 2 यहाँ पे लगे हैं, तो आप 2OH लगा दिए। अब यहाँ नेगेटिव का 2 चल रहा है, तो आप क्या करो, यहाँ पे प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन कर दीजिए, ठीक है। ये दो बेसिक रिएक्शन है बेटा, इनको आप याद रखना। जब H2 ऑक्सीडेशन होता है तो ये रिएक्शन काम करती है, जब H2 रिडक्शन में जा रहा होता है तो ये रिएक्शन काम करती है। अब जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है। देखिए रिएक्शन नोट कर लिया आप लोगों ने, चलो लिखा रहने देता हूँ। मैंने एक लाइन बोली कि SRP जिसका कम होगा, यानी जो ऊपर है, ऊपर वाले का कम है, नीचे वाले का ज़्यादा होता है, तो SRP जिसका कम है, ठीक है बात, उसका एनोड पर ऑक्सीडेशन हो जाता है। SRP इसका ज़्यादा है, कैथोड पर उसका रिडक्शन हो जाता है, ठीक है। उस कैथोड पर उसका रिडक्शन हो जाता है। ध्यान दीजिए, ये जो रिएक्शन है ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली रिएक्शन, ये रिडक्शन वाली, आप जा रहे हो ऊपर से नीचे जाते हैं तो रिडक्शन का पावर क्या होता है, बढ़ता जाता है ना। अपचयन विभव बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे जाने पर अपचयन विभव बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे जाने पर अपचयन विभव बढ़ रहा है। ध्यान दीजिए आप इस बात पे। तो ये जो रिएक्शन काम करती हैं, इन दोनों रिएक्शन, देखिए इस रिएक्शन को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, यहाँ पे, इसके बाद इस रिएक्शन को शिफ्ट कर दीजिए। कौन सी रिएक्शन शिफ्ट करनी है आप लोगों को, देखिए ये रिडक्शन का क्रम है, ये रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, ध्यान देना इस बात पे। और इस रिएक्शन को, जो हाइड्रोजन वाली रिएक्शन है, उसको आप यहाँ शिफ्ट कर लीजिए, हाइड्रोजन के बाद कहाँ पे, ऐसे करके यहाँ शिफ्ट कर दो। क्या तात्पर्य, इसका तात्पर्य समझो। मान लीजिए आप जो अभी NaCl का जलीय विलयन लेके आए थे, मैं इसी की बात करता हूँ। आपके पास में कैथोड पर अब दो चीज़ें हैं, Na+ और H2O। अब मैं H+ की बात नहीं कर रहा हूँ। और एनोड पर Cl- और H2O, ये दोनों चीज़ें हैं। अब इन दोनों में क्या होने वाला है, इसको समझो आप। Na+ देखिए यहाँ चल रहा है, कहाँ गया, लिखवा सर कहाँ, ये है Na+, और H2O की समीकरण आ गई यहाँ पे, H2O आ गया यहाँ पे। और हमने कहा था कैथोड पर उसका अपचयन शीघ्रता से होता है, कैथोड पर उसका अपचयन शीघ्रता से होता है, जिसका क्या होने वाला है, जिसका क्या होने वाला है, अपचयन विभव अधिक हो। अब जब ये वाली समीकरण चल, ध्यान देना आप थोड़ा सा, ये वाली समीकरण जो चल रही है यहाँ पे चल रही है, तो इन दोनों में अपचयन किसका जल्दी होगा, H2O का। H2O यहाँ चल रहा है, मैंने बताया ऊपर से नीचे जाने पर अपचयन विभव जिसका ज़्यादा होगा वो अपचयित हो जाएगा। H2O का अपचयन विभव ज़्यादा हो गया क्योंकि वो समीकरण यहाँ पे आ रही है। तो अब देखो क्या होगा, ये वाला समीकरण, यानी यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर H2O का रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2H2O + 2 इलेक्ट्रॉन से बन जाएगा H2 + 2H-, यानी कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी, वहाँ पर भी निकल रही थी, यहाँ पर भी निकल रही है। और Na सोल्यूशन में ऐसा ही रहेगा, Na सोल्यूशन में ऐसा ही रहेगा। अब आइए यहाँ पे Cl- और H2O इन दोनों में किसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, Cl- और H2O में किसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो Cl- और H2O में ऑक्सीडेशन जल्दी किसका हो जाएगा, ये ध्यान देने वाली बात है। ऑक्सीडेशन हो जाएगा Cl का। Cl का क्यों, क्योंकि Cl की कम, मैंने क्या कहा, एनोड पर उसका ऑक्सीडेशन जल्दी होता है, जो क्या होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है। तो ध्यान देना Cl- की तुलना में H2O नीचे है। अलग से मैं बता रहा हूँ नेगेटिव वालों के लिए। तो यानी ऑक्सीडेशन किसका हो जाएगा, H2O का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, सॉरी Cl2 का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, क्योंकि वो ऊपर है। तो Cl2 चला गया,
Cl2 चला गया। अब सोल्यूशन में क्या बचेगा आपका, OH बचेगा। OH किसके साथ बचेगा, Na के साथ बचेगा। क्या बन जाएगा, NaOH बन जाएगा, बात खत्म। सपोज ये प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा तो आप उसी प्रोसेस से करिए, वो ज़्यादा आसान है, अच्छा काम करता है। ठीक है, तो ये है बेटा इलेक्ट्रोलिसिस का थोड़ा सा प्रोसेस, जिसके अकॉर्डिंग आप सारा काम करते हैं। कैथोड पर क्या बनेगा, एनोड पर क्या बनेगा, ये यहीं से पता चलता है। ठीक है, अब किसी का कितना अमाउंट पता चलता है कि कैथोड पे चलो भाई पहुंच गया, कॉपर डिपॉजिट हो गया, बात समझ में, लेकिन कॉपर कितना डिपॉजिट हुआ ये पता चलता है फैराडे लॉ के द्वारा। और हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वो फैराडे लॉ के बारे में ही बात करेंगे। तब तक के लिए आप इसको कंप्लीट करें, नोट करें, फिर बात करेंगे हम लोग। धन्यवाद आपका।